जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। इससे पहले दोस्तों हमने जो वीडियो में पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट के बारे में, नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी? क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के में घोषणा जो की थी, वो अंग्रेज़ पूरी नहीं किए थे, इसलिए भारत की तरफ से जो दोस्तों जो नेता थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, उसमें अपनी माँगों को दिया कि हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए और भी माँगें थी। इस तरीके से जिन्ना की भी कुछ माँगें रखी गई थी, जो कि मुस्लिम पक्ष के लिए जो महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद दोस्तों हमने गांधी युग के बारे में पढ़ा था और गांधी युग के बाद में अलग-अलग भगत सिंह के बारे में पढ़ा था, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा था और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था। इसके बाद दोस्तों जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये सब पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म की जब बात करते हैं तो सिख धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है और इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और स्थान की बात करते हैं तो तलवंडी स्थान में इनका जन्म हुआ था। और तलवंडी को ही हम ननकाना साहब के नाम नाम से जानते हैं। तलवंडी को ही हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इनकी मृत्यु गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1539 में हुई थी। आप सभी जानते हैं इस टाइम पर जो दिल्ली की गद्दी पर जो मुगल साम्राज्य का शासक था, वो हुमायूं यहाँ पर राज्य कर रहा था और यह युद्ध लड़ने के लिए कन्नौज की तरफ गया था, जहाँ शेरशाह सूरी से इसके युद्ध हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं करतारपुर नगर। जो करतारपुर नगर था इन्होंने ही बसाया था गुरु नानक देव जी ने, और इन्होंने ही संगत और पंगत की व्यवस्था को शुरू किया था, जिसे हम लंगर व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लंगर व्यवस्था आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पर फ्री एक तरीका से फ्री सेवा की जाती है, जिसमें सभी लोगों को यानी कि सभी संप्रदायों के लोगों को भोजन किया करवाया जाता है। और यह एक तरीका की फ्री सेवा होती है गुरुद्वारे में, जिसे हम लंगर व्यवस्था कहते हैं। गुरु नानक देव जी की बात करते हैं तो इन्होंने एक सिख धर्म के प्रति एक किताब लिखी थी, जिसमें सिख धर्म का वर्णन किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों ये जपूजी साहिब। क्या नाम है? इस किताब का नाम है जपूजी। जपजी साहिब इस किताब का नाम है दोस्तों। इनके ही अगले जो शिष्य थे वो गुरु अंगद सिंह थे। गुरु नानक देव जी के जो शिष्य थे गुरु अंगद देव, और यही आगे चलकर सिख धर्म के अगले गुरु बनते हैं, जो कि 1539 से लेकर 1552 तक ये गुरु रहते हैं। इनके बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु नानक जी के यह शिष्य थे। जो गुरु नानक देव जी थे इनके यह शिष्य थे। और बचपन का नाम गुरु अंगद का जो था वो लहना था। और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि के जनक इनको कहा जाता है। दोस्तों गुरु लिपि क्या होती है कि हर हर भाषा की एक ना एक लिपि होती है। जैसे कि अगर हम हिंदी में जो वर्ड लिखते हैं, हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, तो हिंदी हिंदी को लिख जैसे कि हिंदी में कुछ भी हम वर्ड बनाते हैं, जैसे कि हा बनाया या दा, ये दोनों शब्द अगर हम वर्ड लिख रहे हैं तो यह कैसे पता चला कि ये किसके हैं? तो यह देवगिरी नागरी लिपि से हमको पता चलता है। तो हम जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं। चाहे वो आप इंग्लिश लिखो, इंग्लिश में रोमन लिपि का यूज़ किया जाता है। और उर्दू अगर हम लिखते हैं तो उर्दू में अरबी फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से जब हम पंजाबी भाषा को जो लिखते हैं तो वो आप गुरुमुखी लिपि में इसको पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। और गुरुमुखी लिपि के ही जनक गुरु अंगद देव को माना गया है। दोस्तों इन्होंने ही लंगर व्यवस्था को स्थायी किया था। इससे पहले जो शुरुआत की थी वो गुरु नानक देव जी ने किया था।
और इन्होंने इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया था। जब से अभी तक जो सिख धर्म में जो लोग हैं वो लंगर व्यवस्था को बनाए रखे हैं। गुरु अंगद देव को ही पंजाबी भाषा का प्रचार और प्रसार किया था। इनको ही प्रचारक आप कह सकते हो। जो पंजाबी भाषा का प्रचार वगैरह किया था वो गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट सिख धर्म के जो गुरु बनते हैं वो गुरु अमरदास बनते हैं, जो कि 1552 से लेकर 1574 तक रहे थे। और इन्होंने ही सती प्रथा का विरोध किया था। और दोस्तों इन्होंने अंतरजातीय विवाह की बात की थी। यानी अंतरजातीय विवाह आप समझ सकते हो कि जब एक जाति का लड़का दूसरी जाति के लड़की से किसी से विवाह करता है तो वो आप अंतरजातीय समझ सकते हो। और इन्होंने ही विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था कि विधवा जो हो जाती है उनका विवाह किया जाए। और सती प्रथा का विरोध किया था गुरु अमरदास जी ने। इसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट सिख धर्म के गुरु बने थे वो गुरु रामदास थे। और यह चौथे गुरु थे दोस्तों। इससे पहले जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी थे। दूसरे गुरु थे वो गुरु अंगद देव जी थे। तीसरे गुरु अमरदास थे और चौथे गुरु रामदास थे। इन्होंने अमृत सरोवर की स्थापना की थी। अमृत सरोवर की स्थापना की थी जिसे हम अमृतसर कहते हैं। सर का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों तालाब कह सकते हो आप। सर का मतलब तालाब। तो इन्होंने अमृत सरोवर की स्थापना की 1577 में। और पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने माफ किया था इनके टाइम पर। क्योंकि जो अकबर था दोस्तों गुरु रामदास के समकालीन था। तो यहाँ पर अकबर कभी कभार यहाँ पंजाब में आया करता था, तो आता था। तो इन्होंने अकबर ने यहाँ पर 1 वर्ष का लगान माफ किया था। और अकबर ने 500 बीघा जमीन दी गुरु रामदास को, जो कि बीबी भानी को दी थी। बीबी भानी जो इनकी पुत्री थी रामदास की। और दोस्तों यह जो 500 बीघा जो जमीन दी थी यह उस टाइम का एक तरीका से सरोवर यानी तालाब था। तो इसी को ही गुरु रामदास ने ही अमृत सरोवर का बाद में चलकर इसी का नाम जो पड़ा था वो अमृतसर इसका नाम पड़ा था। जो आज का अमृतसर सिटी जो स्थापित किया गया वो इसी अमृत सरोवर पर ही किया गया, जो कि अकबर के द्वारा ये 500 बीघा जो जमीन दी गई थी उस पे उसके ऊपर ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जो 5वें गुरु थे सिख धर्म के वो गुरु अर्जन देव थे, जो कि 1581 से लेकर 1606 तक सिख धर्म के गुरु रहते हैं। और इनकी हत्या जो कराई थी वो जहांगीर ने कराई थी। जहांगीर जहांगीर ने दोस्तों सोचा था कि जहांगीर का एक पुत्र था। जहांगीर का एक पुत्र था दोस्तों जो कि अर्जुन देव के पास एक आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। और हालांकि वो आशीर्वाद लेने ही गया था पर जहांगीर ने सोचा कि यह इनके लिए युद्ध करने की नीतियां जानने गया है, तो इसके लिए जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करा दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों उपाधि जो इन्होंने रखी थी गुरु अर्जुन देव ने वो सच्चा बादशाह की उपाधि रखी थी। और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की जो रचना की थी वो अर्जुन देव ने की थी। और हरमंदिर साहिब का जो निर्माण किया था वो अब गुरु अर्जन देव ने किया था, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर ने इसकी नींव नींव रखी थी। और आपको बता दूं ये मियाँ मीर कौन था। यह दारा सिखों का आध्यात्मिक गुरु था। मैंने आपको पहले बताया था जब मुगल साम्राज्य पढ़ा रहा था उस टाइम पर। दारा सिखों का दारा सिखों का यह आध्यात्मिक गुरु था। मियाँ मीर आध्यात्मिक गुरु थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो छठे जो गुरु थे सिख धर्म के वो हरगोबिंद सिंह थे, जो 1606 से लेकर 1645 तक रहते हैं। और इन्हें दोस्तों सिखों का योद्धा रूप प्रदान किया था। इन्होंने सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया था। इन्हीं के टाइम पर दोस्तों जो सिखों में युद्ध करने का जो ट्रेंड चला था वो हरगोबिंद सिंह ने ही चलाया था। 1628 में इन्होंने शाहजहां की मुगल सेना को पराजित किया था। मुगल शाहजहां की सेना से इन्होंने युद्ध भी करा था। और दोस्तों जो पंजाबी जो युद्ध करते थे उनकी एक मार्शल आर्ट होती है जिसको हम कहते हैं
जिस आर्ट को हम दोस्तों बोलते हैं गतका। गतका एक मार्शल आर्ट होती है, पर पंजाबियों को उससे ये लोग मतलब लड़ा करते हैं। हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। अकाल तख्त आपका ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? जो कि इस स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्वर्ण स्वर्ण मंदिर है, वहां पर यह अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर में दोस्तों इसका अकाल तख्त का निर्माण कराया था। इसके बाद जो सिख धर्म के 7वें गुरु आए थे, गुरु हरिराय। गुरु हरिराय की दारा सिखों की मदद की थी गुरु हरिराय ने। जो कि दोस्तों उस टाइम पर औरंगजेब से उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, उसमें गुरु हरिराय ने दारा सिखों की मदद की थी। और नेक्स्ट 8वें जो गुरु बने थे गुरु हरकिशन। हरकिशन 1661 से 1664 में बने थे। और हरकिशन जो थे सिखों के 8वें गुरु, वे 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने थे। और ये एकमात्र ऐसे गुरु थे जिनकी चेचक से मृत्यु हुई थी। गुरु हरकिशन की दोस्तों चेचक से मृत्यु हुई थी। इसके अगले जो सिख धर्म के 9वें जो गुरु बने थे उनका नाम है गुरु तेग बहादुर, जो कि 1664 से लेकर 1675 75 तक रहे 75 तक थे। और इन्हीं को हिंद की चादर कहा गया। और इन्होंने इन गुरु तेग बहादुर की दोस्तों औरंगजेब ने हत्या कराई थी। और जो हत्या इनकी कराई थी वो दिल्ली में कराई थी, शीशगंज गुरुद्वारा पर इन्होंने अपनी शहादत दी थी। दोस्तों दिल्ली में एक शीशगंज एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आज के टाइम पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया है। और वहीं पर गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या की थी, उनका सिर काट लिया था, शीश काट लिया था। क्यों काटा था? क्योंकि दोस्तों कश्मीर के जो ब्राह्मण थे उनको औरंगजेब उनका धर्म उनको मुस्लिम बनवाना चाह रहा था, धर्म स्थानांतरण करवाना चाह रहा था। तो ये लोग गुरु तेग बहादुर के पास गए थे। तो गुरु तेग बहादुर ने इनसे कहा था कि आप जाओ औरंगजेब से कहो कि अगर हमारा धर्म चेंज करवा सकता है तो करवाए। तो इस ये बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी। तो औरंगजेब ने अपने सैनिकों से गुरु तेग बहादुर को बुलवाया और इनसे कहा कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाओ, या तो इनसे दो ऑप्शन ऑप्शन दिए थे, या मुस्लिम धर्म या आप मृत्यु। तो इन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया था, इसीलिए इनको औरंगजेब ने इनका शीश काटा, शीशगंज जो कि दिल्ली में पड़ती है वहां पर। और उसी स्थान पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया है। जो सिख धर्म के अगले जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 1675 से लेकर 1708 तक रहे थे। इनका जन्म दोस्तों 1666 में पटना में हुआ था। और इन्होंने सिख धर्म में एक ककार शब्द जोड़ा था, जिसका मतलब होता है 5 का। 5 का इन्होंने जोड़े थे, यानी कि जिसमें जो सिख लोग हैं वो एक तो का से कंगा रख सकते हैं, अपने साथ कच्छा रख सकते हैं, और केस भी रख सकते हैं। और एक का मतलब कड़ा, और एक कृपाण। कंगा आप जानते हो, केस आप जानते ही हो, और कृपाण यानी कि जो छोटी तलवार टाइप की होती है वो। इस 5 सिख लोग ये 5 चीजें अपने साथ लेकर रख सकते हैं। ये रखने की जो स्टार्ट जो किया था, शुरुआत की थी, वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। और दोस्तों इन्होंने ही गुरु प्रथा को खत्म किया था। इन्होंने गुरु प्रथा को खत्म किया था और इन्होंने कहा था कि अब अब गुरु अब सिख धर्म का कोई भी गुरु नहीं होगा, वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब, जो गुरु ग्रंथ साहिब था, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेगा। और इन्होंने कहा कि आज अब मेरे बाद कोई भी गुरु आएगा नहीं सिख धर्म में। जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसी को सब अपना गुरु मानकर इसकी पूजा करेंगे, इसका जो भी है इसको ही गुरु मानेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जो था दोस्तों, इसी को आदि ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। आदि ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब को ही आप लोग अब अपना गुरु मानोगे। और इन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु प्रथा को खत्म कर दिया। इसके बाद सिखों के कोई अगले गुरु नहीं हुए। और जो भी सिख समुदाय के लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं। और गुरु गोविंद सिंह की दोस्तों नांदेड़ में महाराष्ट्र में एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी जो रचना थी गुरु गोविंद साहिब की, वो जफरनामा से अपनी रचना एक थी इनकी। और इन्होंने हुक्मनामा जारी किया। सिखों का अगला जो नेता है बंदा सिंह बहादुर।
सिखों का जो अगला नेता होगा वो बंदा सिंह बहादुर होगा। और यही दोस्तों बंदा सिंह बहादुर 1708 में सिखों का लीडर बनता है और सिखों की एक कमांड संभालता है 1708 में। जब इसकी बात करते हैं दोस्तों बंदा सिंह बहादुर की, तो इसके जो अन्य नाम थे वो लक्ष्मण दास थे और इसके जो गुरु थे वो जानकी दास बैरागी थे। और जानकी दास बैरागी से ही दोस्तों ये प्रभावित होकर अपना नाम बदल कर माधव दास बैरागी रख लेता है। तो इसका एक लक्ष्मण दास नाम था और एक माधव दास बैरागी था। दोस्तों जो गुरु गोविंद साहब थे, इनके 4 साहिबजादे थे, यानी कि 4 पुत्र थे, जिसमें से एक थे अजीत सिंह और एक जुझार सिंह और एक जोरावर सिंह और एक फतेह सिंह। ये 4 इनके पुत्र थे गुरु गोविंद साहब के। और इन्होंने जो राजधानी इसकी जो राजधानी थी अम, बंदा सिंह बहादुर की, वो लोहरगढ़ थी। लोहरगढ़ इसकी राजधानी थी। इसी के टाइम पर फर्रुखसियन ने पंजाब को पूरा घेर लिया था और पंजाब को मुगलों से घेरने का आदेश दिया फर्रुखसियन ने। और दोस्तों 1715 में ये समर्पण किया था बंदा सिंह बहादुर ने और सिखों ने। और लगभग यह 3 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया था सिखों ने। 3 वर्षों के संघर्ष के बाद दोस्तों 1715 में इन्होंने अपना समर्पण कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर इस 1700 वो 796 सिखों ने दोस्तों यहाँ आत्मसमर्पण किया था। और 16 जून 1716 में इस बंदा सिंह बहादुर के शरीर के टुकड़े करवा दिए गए। फर्रुखसियन ने कहा था कि इससे भी यही कहा था कि आप इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु को। तो दोस्तों इसने इसने भी इसको मुस्लिम मुस्लिम समुदाय को धर्म को नहीं अपनाया, इसने मृत्यु को ही अपनाया बंदा सिंह बहादुर ने। इसीलिए इसके शरीर के टुकड़े करवाए गए और इसको बुरी तरीका से इसको मारा गया। दोस्तों दोस्तों सिखों का ही एक युद्ध हुआ था, चमकौर का युद्ध 1704 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे गुरु गोविंद जी थे। गुरु गोविंद की मृत्यु दोस्तों 1708 में हुई थी। उससे पहले ये चमकौर के युद्ध में थे। चमकौर का युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वो जस्सा सिंह कर रहा था। और इसी युद्ध में दोस्तों गुरु गोविंद जी ने कहा भी था, इस युद्ध में दोस्तों उस टाइम पर 49 सिख थे और 1 लाख मुगल लोग थे। और इसी टाइम पर गुरु गोविंद साहब ने एक स्पीच दिया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो दोस्तों ये जो 49 जो सिख लोग थे, यह 1 लाख पर बहुत भारी पड़ गए थे और यहाँ पर सिखों की जीत होती है। इस युद्ध में सिख जीते थे। जब गुरु गोविंद साहिब की 1708 में मृत्यु हो जाती तो इसके बाद दोस्तों इस सिख समुदाय 12 दलों में अलग डिवाइड हो गया था। 12 दल इसके बने थे और जिसे हम मिसल के नाम से जानते हैं। इसमें से ही एक आगे चलकर एक मिसल नाम आया जिसका नाम है सुकर चकिया मिसल। इसके जो प्रमुख थे वो महार सिंह थे और इन्हीं के पुत्र जो थे रणजीत सिंह थे। और इन्हीं को 1798 में लाहौर का शासक बनाया गया था। और दोस्तों रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रणजीत सिंह के बारे में बात करते हैं तो 1801 में इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों यहाँ पर ही एक ईरान के एक शासक थे, उन्होंने यहाँ पर इनके टाइम पर युद्ध किया था। जो उनके उसमें से उन उस शासक के कुछ हाथी और कुछ उस सतलज नदी में कुछ गिर गए थे, वो उनकी जान बचाकर रणजीत सिंह ने उनके हाथी वापस कर दिए थे। और उसके बाद वो रणजीत सिंह को लाहौर मिला था उसके बदले में। तो लाहौर की जो संधि दोस्तों अंग्रेजों ने अपने साथ की, लाहौर की जो संधि हुई 25 अप्रैल 1809 में लाहौर की संधि हुई। और इन्होंने अमृतसर की एक संधि की थी और जहाँ पर जो अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो था वो चार्ल्स मेटकॉप था। यह संधि अमृतसर की संधि होती है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने सतलज के पूर्वी हिस्सा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था।
सतलज के पूर्वी हिस्सा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ले लिया था, क्योंकि सतलज जो नदी थी, सतलज नदी पंजाब को, और यहीं पर पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनियों को आपस में डिवाइड कर दिया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। सतलज का जो पश्चिमी हिस्सा था वो रणजीत सिंह को मिला, और सतलज के पूर्वी हिस्सा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि के तहत इसको ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, शाहसुजा की जो पत्नी थी वफा बेगम। दोस्तों यह भी एक केस हुआ था रणजीत सिंह के टाइम पर। शाहसुजा जो था वो ईरान का शासक था, और ईरान का जो शासक था, यह जो वंशज, जिसका जो वंशज था वो नादिर शाह था, नादिर शाह का वंशज था। नादिर शाह भारत में जब 1739 में जब भारत में आक्रमण करता है, वही नादिर शाह। फिर इसी का जो सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली, तो यह इसका सेनापति होता है। तो दोस्तों इसी के वंशज आगे शासक शासक रहे ईरान में। तो इसके इसके जो करीबी लोग थे शाहसुजा को बंदी बना लेते हैं। तो इसकी पत्नी वफा बेगम जो थी वो रणजीत सिंह से एक सहायता की गुहार लगाने आती है, और यहाँ पर रणजीत सिंह से एक वादा भी करती है कि आप हमारे पति को छुड़ाइए, और हम आपको जो कोहिनूर हीरा है वो आपको हम वापस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नादिर शाह इस कोहिनूर हीरा को ले जा चुका था। तो दोस्तों ये रणजीत सिंह से जब रणजीत सिंह को इसने प्रॉमिस किया कि आपको हम कोहिनूर हीरा देंगे, तो यह बाद में पहली बार जब रणजीत सिंह ने शाह शुजा को छुड़वा दिया था, तो रणजीत सिंह को दोस्तों पहली बार तो इसने नकली हीरा भेज दिया था। बाद में कुछ दिनों बाद इसने अ, असली हीरा भेजा था, या असली जो रियल में कोहिनूर हीरा था वो रणजीत सिंह ने कुछ संधियों के साथ वापस लिया। और इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक शहर, जम्मू कश्मीर जो इनके कब्जे में था, अंडर में ही था। तो यहाँ का जो शेरगढ़ की जिम्मेदारी जो दी थी, वो सूबेदार, यहाँ का जो सूबेदार जो बनाया गया था वो आत्म मोहम्मद को बनाया गया था, शेरगढ़। और शेरगढ़ में दोस्तों इनकी माता, जो आगे चलकर इनकी जो पत्नी एक होंगी जिंदा कौर, उनको बाद में भेज दिया जाएगा एक पेंशन के रूप में। पेंशन अंग्रेज अंग्रेज पेंशन दिया करेंगे। फिर माता जो इनकी जो पत्नी थी जिंद कौर, उनको यहाँ जब भेज दिया जाएगा शेरगढ़ में। इससे बाद में दोस्तों, इससे पहले की बात करते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके 3 बेटे थे, एक तो खड़ग सिंह थे, एक शेर सिंह थे, और एक दिलीप सिंह थे। खड़ग सिंह और शेर सिंह और दिलीप सिंह, खड़ग सिंह ने 1839 से 40 तक पंजाब पंजाब के शासक रहे, और शेर सिंह 1840 से 42 तक, और दिलीप सिंह 1843। ये दोस्तों उस टाइम पर 4 वर्ष के थे मात्र। इनकी संरक्षिका तो जो थी वो इनकी माता जी थी जिंद कौर। इनकी संरक्षिका के रूप में इनकी माता जिंद कौर ने इनकी सहायता की थी। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अब अंग्रेजों को दोस्तों लगा कि ये जो पंजाब है, पंजाब पर अपना अधिकार करना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए ये सिखों से यहाँ पर युद्ध लड़ते हैं। तो सिखों से इनका पहला जो युद्ध हुआ वो 1845 से लेकर 46 तक पहला आंग्ल सिख युद्ध चला। यहाँ पर सिख लोग पराजित हुए, और यहाँ पर दिलीप को, जो इनके जो पुत्र थे दिलीप सिंह, ये उस टाइम पर थे दोस्तों, तो इनको दिल्ली का महाराज घोषित कर दिया। मात्र ये 4 वर्ष के थे। ये 4 वर्ष थे। ये जिंदा कौर जो थी दोस्तों, इन अंग्रेजों का एकदम विरोध किया करती थी बुरी तरीका से। दोस्तों यहाँ पर एक संधि हुई, पहले युद्ध के लिए जो संधि हुई थी वो भैरोवल की संधि हुई थी। यहाँ पर एक संधि हुई लाहौर की संधि दोस्तों 9 मार्च 1846 में। और पहली जो संधि हुई लाहौर की संधि, और इसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम 1 वर्ष के लिए आपके पास सेना रखेंगे, इसका खर्चा, जैसे कि आप जानते हो बेले जली ने जो सहायक संधियां की थी, सहायक संधियों के तहत अंग्रेजों ने अपनी यहाँ सेना रखी, और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाते गए। सहायक संधि में क्या होता था दोस्तों, कि अंग्रेज जो थे वो अपनी धीरे धीरे सेना बढ़ाते थे। जब वो वहाँ का शासक, यानी कि उस राज्य का जो शासक राजा हुआ करता था, वो इन सेनाओं को अच्छा वेतन नहीं दे सकता था, तो
ये अंग्रेज क्या करते थे, फिर वो उस राज्य को अपना अपने अधीन कर लेते थे। इसी तरीके से एक वर्ष के लिए अंग्रेज सेना यहाँ रहेगी, ये लाहौर की संधि में कहा गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब सेना बढ़ाई गई तो भैरोवली की संधि हुई 22 दिसंबर 1846 में, या 9 मार्च 1846 में हुई थी। फिर कुछ महीनों के बाद भैरोवली की संधि हुई थी दोस्तों। उसमें अंग्रेजों ने अंग्रेजी सेना अंग्रेजी जो सेना थी अब वो यहीं रहेगी, वो ऐसा इस भैरोवली की संधि में कहा गया था। पहले वाली संधि में कहा सिर्फ एक वर्ष के लिए रहेगी। फिर इनको ऐसा लगा कि अब यहाँ पर ये लोग सैलरी नहीं देंगे, तो इन्होंने कहा कि अब अंग्रेज यहीं पर रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस संधि में अंग्रेजों ने अब अंग्रेजी लोग जो थे, वो अंग्रेजी सेना थी वो अब यहीं रहेगी, ऐसा इस भैरोवली की संधि में कहा गया। और यहीं पर 8 लोगों को मंत्री बनाया गया था। इसका जो विरोध किया था वो जिंद कौर ने किया था, लेकिन उन्हें शेखपुर भेज दिया गया था। ये जो शेखपुर भेजा गया था ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में शेखपुर में इनको भेज दिया गया था। जब दोस्तों भेजा कब गया था, जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो इसमें उस टाइम पर डलहौजी था। डलहौजी ने दोस्तों हड़प नीति के तहत पंजाब को अपने अधीन कर लिया, और यहाँ पर जो यहाँ पर जो राजा थे, जिसको राजा घोषित किया था अंग्रेजों ने, वो दिलीप सिंह थे। वो छोटी सी आयु में 4 वर्ष के थे, छोटी उम्र के थे उस टाइम पर। तो इनको दिलीप सिंह को ये अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेज दिया। डलहौजी जो था इनको डलहौजी ने इस दोस्तों अपना एक यहाँ पर युद्ध किया, ये सेकंड आंग्ल सिख युद्ध। इसमें ये जब ये अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं इस युद्ध को, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया, और जो इनकी माता जी थी, इनकी माता जो जिंद कौर थी, इनको शेखपुर जम्मू कश्मीर में भेज दिया, और इनको 48,000 वार्षिक पेंशन भेज दी जाती थी। इस तरीके से दोस्तों डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इस पंजाब को भी अपने अधीन कर लिया। और ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 में। इसमें इसका नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे, और अंग्रेजों की तरफ से गप कर रहे थे। चिलिया वाले युद्ध में ये जीत जाते हैं। चिलिया वाला युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं। और यहीं पर अंग्रेजी सरकार जो थी अंग्रेजी सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अब पंजाब को पूरी तरीका से अपने अधीन कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सिख के बारे में आपको समझ में आया होगा, सिख धर्म के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम जो पढ़ेंगे दक्षिणी दक्षिणी भारत के कुछ जो दक्षिणी वंश थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले जो क्षेत्र था दक्षिण में, विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किस तरीके से हुई। इस 1336 से लेकर 1650 तक विजयनगर साम्राज्य चला था। विजयनगर साम्राज्य पर वंश चले थे, और इसकी स्थापना जो हुई थी विजयनगर की, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। जब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने विजय दक्षिण में जब दक्षिणी अभियान किया था, तो इसने काकती वंश, उस टाइम पर दक्षिण में जो विजयनगर का जो क्षेत्र था वो काकती वंश के अधीन था। वो काम्पिल आपका पड़ता है कर्नाटक में। ये दोस्तों काकती वंश के अधीन था काम्पिल। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जीता। और जीतने के बाद दोस्तों काकती वंश में जो सामंत थे वो हरिहर और बुक्का, दो भाई थे जिन्हें रायबंधु कहा जाता था। ये इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक अपने पास ले जाता है, दिल्ली में लाता है। और यहाँ पर दिल्ली में इन दोनों भाइयों का हरिहर राय और बुक्का राय, दोनों भाइयों का धर्म स्थानांतरण करवाता है, और इनको इस्लाम स्वीकार करवाता है। इस तरीके से यहाँ पर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों इस्लाम स्वीकार करने के बाद जब ये इसके बिल्कुल पूरी तरीका से वफादार जब बन जाते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि अब ये मेरे वफादार होते हैं। इसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक इनको फिर से, जब विजयनगर इधर काम्पिल की तरफ फिर से विद्रोह हो जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को फिर से भेजता है। तो ये यहाँ पर अपन फिर से यहाँ पर दोस्तों उस विद्रोह को दबाते हैं, और फिर से यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, और अपना धर्म
मुस्लिम से जो इस्लाम स्वीकार किया था वहाँ से ये अपना हिंदू धर्म में परिवर्तित होते हैं और अपना खुद का राज्य स्थापित करते हैं, वही राज्य विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं, इसके जो संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के, वो हरिहर राय बुक्का राय, दो भाई थे जिन्हें राय बंधु कहा जाता था। और यह काकतीय वंश से संबंधित थे, यानी कि सामंत थे काकतीय वंश के। और दोस्तों इन्होंने ये काम्पिल अभियान के दौरान ही इनको बंदी बनाया गया था और दिल्ली लाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक इनको दिल्ली लेके गया था। वहां पर इनका दोस्तों इनको दोनों को इस्लाम स्वीकार करवाया। और जब काम्पिल में दोबारा से विद्रोह हुआ तो इनको दमन करने के लिए इनको दोनों को भेजा गया। और यहाँ पर दोस्तों इनकी मुलाकात जो हुई थी हरिहर राय और बुक्का राय की, वो उनके गुरु थे माधव विद्यारण्य। इनके माधव विद्यारण्य गुरु थे, इनकी सहायता से यह अपना हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं। इन्होंने दोस्तों जो राजधानी बनाई थी वो हम्पी बनाई थी, जिसका पुराना नाम हस्तानावती और विद्यानगर ये पुराना नाम है। और जो हम्पी जो बसी थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। उस टाइम पर इनका साम्राज्य बसा था, विजयनगर साम्राज्य जो बसा था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा था। और दोस्तों इनकी कुल चार राजधानियां रही थी। एक तो अनयकुंडी रही थी जो पहली राजधानी थी, दूसरी विद्यानगर जिसे हम्पी भी कहा जाता था, इस टाइम पर हम्पी प्रमुख नगर था। और तीसरी पेनकोंडा थी और चौथी दोस्तों चंद्रागिरी थी, जो कि अंतिम राजधानी रही थी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की जब बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य चार वंश इस पर राज्य किया था, चार वंशों ने इस पर शासन किया था, जिसमें सबसे पहला था संगम वंश। संगम वंश ने 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया था। यह सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला एक वंश था। और दूसरा जो वंश था सालो वंश, 1485 से लेकर 1505 तक इसने शासन किया था। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। इसके बाद तीसरा जो वंश आया था दोस्तों वो तुलुक वंश आया था, जिसने 1505 से लेकर 1570 तक यह शासन किया था। और चौथा जो अंतिम वंश आया था वो अरविडु वंश आया था, 1570 से लेकर 1650 तक। इसको आप दोस्तों इस तरीके से याद रख सकते हो सस्ता करके, सात से संगम वंश हो जाएगा, सात से एक, एस से सालो वंश, और टी से तुलुक वंश, ए से अरविडु वंश, सस्ता करके आप इसको याद रख सकते हो। दोस्तों इस तरीके से जब पहला जो वंश स्टार्ट किया गया था वो संगम वंश स्टार्ट हुआ था 1336 से लेकर 1485 तक। इस वंश की जो इस संगम वंश की स्थापना हुई थी वो दोस्तों संस्थापक जो थे वो हरिहर थे, हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम ने संगम वंश की जो स्थापना की थी वो अपने पिता के नाम संगम संगम से इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। इनके पिताजी का नाम था संगम, अपने पिताजी के नाम से ही इस वंश को चलाया था, इसलिए इसको संगम वंश कहा जाता है। और मात्र 20 साल तक इन्होंने शासन किया था, 1336 से लेकर 1356 तक। और इन्होंने दोस्तों हरिहर प्रथम ने अपनी उपाधि जो रखी थी वो वेद प्रतिष्ठापक रखी थी। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, अनयकुंडी बनाई थी। दूसरी राजधानी दोस्तों हम्पी बनी, वो जो कि 1346 में। और दोस्तों इस टाइम पर जो होयसल वंश था, ये होयसल वंश वारंगल में जो जब था दोस्तों, इसके एक शासक थे उनको हराया जिनका नाम था बल्लाल थड़। बल्लाल थड़ को जब जब हरिहर प्रथम ने हराया होयसल वंश के जो थे बल्लाल थड़ वारंगल में, वारंगल आपका कर्नाटक वाला, 1346 में जब हराया था तब दोस्तों राजधानी हम्पी बनाई गई थी। और मैं थोड़ा आपको होयसल वंश के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। होयसल वंश जो था इसके उस टाइम पर बल्लाल थड़ शासक थे, और होयसल वंश की जो राजधानी थी वो बेलूर, जिसे होलेबिडु भी कहा जाता था। इस टाइम पर जो सबसे प्रमुख नगर था वो था द्वार समुद्रम। होयसल वंश का दोस्तों सबसे जो प्रमुख नगर था वो द्वार समुद्रम था। और इसके जो प्रथम इस वंश की जो स्थापना की थी होयसल वंश की, वो निरपकाम ने की थी। 1026 से लेकर 1343 तक यह होयसल वंश चला था। और कह सकते हैं आप होयसल वंश का जो शासन काल था वो 370 वर्ष तक चला था। तो इसके जो दोस्तों संस्थापक थे इस वंश के, वो निरपकाम थे। और जब हरिहर प्रथम का जो युद्ध हुआ था 1346 में आकर, तो उस टाइम पर होयसल वंश जो था वो उस टाइम उसके जो शासक थे बल्लाल थड़ थे, इनको हरा देता है हरिहर प्रथम।
इसको दोस्तों हरिहर प्रथम भी कह सकते हैं और हरिहर भी कह सकते हैं। दोस्तों यह ज्येष्ठ भाई था यह हरिहर, और इसका जो छोटा भाई था वो बुक्का प्रथम था। अगले इसकी इसके शासन के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासन में आता है, जो कि 1356 से लेकर 1777 तक यह अपना शासन करता है, और यह सबसे पहले मदुरई को जीतता है, जो कि मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। और इसने दोस्तों बहमनी राज्य से उस टाइम पर संघर्ष चल रहा था, और बहमनी राज्य के जो शासक थे मोहम्मद शाह को दोस्तों 1368 में हराया था, और उससे रायचूर दोआब को जीता था। दोस्तों जो रायचूर दोआब जो था वो एक कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। इसके बीच में 200 सालों से युद्ध चल रहा था, और कोई बहुत पुराना दोस्तों यह युद्ध चल रहे थे इन वंशों के। उसके बाद जो जीता था वो लास्ट में आकर बोक्का प्रथम ने इसको जीता था। 1368 में मोहम्मद शाह को जब हराया था दोस्तों, इस और 1368 में ही दोस्तों इसने जो मुदगल किला जीता था, मुदगल किला का युद्ध हुआ था, और जिसे अदौनी का युद्ध भी कहते हैं, और यह युद्ध किया था बुक्का प्रथम ने। इसके तहत इसके इसके बाद ही दोस्तों रायचूर दोआब को जीत पाया। यह पहला ऐसा युद्ध था जहाँ पर बारूद का प्रयोग किया गया था। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट शासक आए थे, इसका पुत्र था बुक्का प्रथम का पुत्र था हरिहर प्रथम, जो कि 1377 से लेकर 1404 तक शासन करता है, और इसने दोस्तों मोहम्मद शाह को हराया था। इसने मोहम्मद शाह को हराया था दोस्तों, और इसने हरिहर द्वितीय ने गोवा को और दाभोला को दोस्तों दासोला को इसने जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आपकी इसके बाद जो इसके बाद दोस्तों संगम वंश के कुछ खास शासक बने नहीं थे। इनके पोता थे ये लोग, विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष ने शासन किया, जो कि 1404 से 5 तक शासन किया था। और नेक्स्ट जो था दोस्तों बुक्का सेकंड था। बुक्का सेकंड जो था वो 1405 से लेकर 1406 तक शासन करता है। इसके बाद जो दोस्तों इम्पोर्टेंट संगम वंश का शासक आया था वो देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम ने फिरोज शाह जो था बहमनी साम्राज्य का शासक था, उससे यह हारा था। देवराय प्रथम दोस्तों फिरोज शाह जो था बहमनी, फिरोज शाह बहमनी था, उससे यह हारा था, और जिस युद्ध में हारा था उस युद्ध को कहते हैं सोनार की बेटी का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1406 से लेकर 1442 22 से पहले ये हारा था, 2 बार हार चुका था युद्ध। बाद में ये वारंगल से मदद लेकर फिरोज शाह को हराता है। बाद में ये वारंगल से युद्ध लेता है, वारंगल से मदद कर लेता है, फिर फिरोज शाह को हरा पाता है। और बात करते हैं इटली से निकोलस कांटी इसके ही टाइम पर भारत में आया था। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। निकोलस कांटी किस शासक के दरबार में आया था, किसके टाइम पर आया था, तो आप कह सकते हो देवराय प्रथम के टाइम पर। देवराय प्रथम के टाइम पर यह निकोलस कांटी आया था। और दोस्तों देवराय प्रथम की बार टाइम पर इसके एक श्रीनाथ विद्वान रहता था इसके दरबार में, जिसने हरविलास रचना की थी। और इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट जो शासक बना वो देवराय द्वितीय बना था, जिसने 1424 से लेकर 1446 तक शासन किया था। और इसकी जो रचना थी वो महानाटक सुधानिधि के नाम से जानी जाती थी, और इसने ही दोस्तों गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। जब यह गद्दी पर बैठा था तो इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। गजबेटकर इसको इसलिए कहते थे दोस्तों, ये हाथियों को मारने का शौक रखता था। हाथियों को मारने का शौक रखता था, इसलिए इसको गजबेटकर कहते थे। जब ये गद्दी पर बैठता है तो गजबेटकर की उपाधि धारण करता है। और दोस्तों इसकी बात जब करते हैं देवराय द्वितीय की, तो ये सबसे महान शासक था। ये इतना महान शासक था दोस्तों, इसने श्रीलंका पर भी इसने आक्रमण किया था। और इस तरीके से ये जो श्रीलंका पर जो इसने आक्रमण किया था, युद्ध किया था, ऐसा करने वाला यह तीसरा शासक था। इससे पहले भी दो शासक जो थे वो श्रीलंका को जीत चुके थे, श्रीलंका पर आक्रमण कर चुके थे, जिसमें से एक था सबसे प्रथम जो थे वो राजा राज थे।
और दूसरे जो थे वो राजेंद्र प्रथम थे। और तीसरा जो था दोस्तों वो देवराय द्वितीय था, जिसने 1424 से 1440 तक जिसका शासनकाल था। और दोस्तों इसके टाइम पर जो था सबसे सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक थे। इसके जो सैनिकों में, इसकी सैन्य में जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम सेना सैनिक लोग थे। और इसी के टाइम पर अब्दुल रज्जाक एक ईरान से एक यात्री था, एक विद्वान था, जिसने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था मतला ए शाहन। तो मतला ए शाहन शाहन में मतला ए शाहन में अब्दुल रज्जाक ने वर्णन किया था कि उस टाइम पर देवराय द्वितीय का जब शासन चल रहा था उसके टाइम पर भारत में 203 सॉरी 300 बंदरगाह थे। इसने अपने एक किताब थी जो मतला ए शाहन, इसमें 300 बंदरगाहों का वर्णन किया है। जो बंदरगाह थे इसके टाइम पर 300 बंदरगाह थे। यह जो मतला ए शान जो किताब लिखी थी यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। जो लिखी थी वो अब्दुल रज्जाक ने लिखी थी, जो कि एक ईरानी था, ईरान का एक विद्वान था। नेक्स्ट बात हम करते हैं दोस्तों, जो संगम वंश का अंतिम जो शासक था वो प्रौढ़ राय था। अंतिम शासक कौन था? प्रौढ़ राय था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया संगम वंश जो चला था आपका, संगम वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। संगम वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1336 से लेकर 1485 तक चली थी। 1336 से लेकर 1485 तक चली थी। जो अंतिम जो शासक था वो संगम वंश का प्रौढ़ राय था। इसके बाद दोस्तों प्रौढ़ राय के बाद शासक जो आता है वो सालु, जिसका नाम था सालु नरसिंह। सालु नरसिंह इसकी सालु वंश की स्थापना करता है। इसके संस्थापक जो थे सालु नरसिंह थे। इन्होंने इसने अपने नाम से ही सालु वंश को चलाया था और यह प्रथम बलापहार कहा जाता है। इसका शासन 1485 से लेकर 1505 तक रहा था। इसको दोस्तों प्रथम बलापहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने इसने प्रौढ़ राय की हत्या कर दी थी। इससे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो इसने अपने जो पूर्वज थे उनकी हत्या की, इसलिए जो प्रथम बलिहार आप कह सकते हो कि जो अपनों की हत्या जो कर देता था, हत्या करके जो गद्दी पर बैठता था उसको हम बलापहार कहते हैं। बलापहार, बलापहार, ये पा है दोस्तों, बलापहार कहते हैं। बलपूर्वक अपने पूर्वजों की जो हत्या कर देता है और हत्या करके वो गद्दी पर जो बैठता है, इसलिए उसको बलापहार कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो अंतिम शासक था इमाड़ी, इमाड़ी नरसिंह। इसी का अंतिम जो अंतिम दोस्तों जो शासक था इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह की हत्या दोस्तों वीर वीर सिंह कर देता है। सालू वंश का अंतिम शासक जो था उसकी हत्या वीर वीर सिंह कर देता है, बीरन सिंह कर देता है। फिर वो अपना वंश स्थापित करता है जिसको कहते हैं तुलुप वंश। तुलुप वंश का जो संस्थापक था वो तो बीरन सिंह था। इसको द्वितीय बलापार कहते हैं। यह भी बलपूर्वक से हत्या करके अपने दिल्ली की वो अपनी गद्दी पर बैठता है और इसलिए इसको बलापार कहा जाता है। बलापार का मतलब समझ में आया होगा आपको दोस्तों, बलपूर्वक जो अपने पूर्वजों की हत्या करते हैं फिर उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए उनको बलापार कहा जाता है। एक पॉइंट और दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जो वीर नरसिंह था, वीर नरसिंह था, इसके टाइम पर भारत में एक भारतीय गवर्नर बन कर आया था। वीर नरसिंह दोस्तों, वीर नरसिंह ये वाला वीर नरसिंह के टाइम पर एक भारतीय गवर्नर बन के आया था जिसका नाम था पुर्तगाली पुर्तगाली गवर्नर आया था जिसका नाम था अल्मेडा। अल्मेडा आप जानते ही होंगे। इसके टाइम पर तुलुप वंश के बीरन सिंह थे, उस टाइम पर ये अल्मेडा भारत में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, तुलुप वंश के एक और सबसे बेहतरीन जो राज शासक थे उनको कृष्णदेव राय द्वितीय कहते हैं। कृष्णदेव राय द्वितीय दोस्तों एक बहुत महान शासक थे जिनका शासन 1509 से लेकर 1529 तक इनका शासन
काल चला था। और इन्हीं कृष्णदेव राय ने ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य को इतना प्रसार प्रसार किया। जो विजयनगर जाना जाता था दोस्तों, विजयनगर का एक तुलुप वंश जो जाना जाता है, ये वो कृष्णदेव राय द्वितीय के ही वजह से जाना जाता है। ये इतने महान शासक थे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य को जो महानतम शासक कहा जाता है इनको। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बहुत विस्तारित करा था। इसलिए दोस्तों इनको जो उपाधि दी गई थी वो अभिनव भोज और आंध्र पितामह और आंध्र भोज के नाम से इनको उपाधियां दी गई थी। जो भोज का मतलब समझ सकते हो दोस्तों, दक्षिण की तरफ या दक्षिण की सीमाओं की तरफ जो राज्य होते हैं उनको भोज कहा जाता है दोस्तों। इनके समय में तेलुगु साहित्य बहुत उभरा, और इसीलिए इनके समय को हम स्वर्ण काल कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके टाइम को। और दोस्तों कृष्णदेव राय द्वितीय जो थे, इनका वर्णन बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तुजके बाबरी। इसमें कृष्णदेव राय द्वितीय का वर्णन किया है और कहा था कि दक्षिण का सबसे महान जो शासक है वो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय को ही ये महान शासक बताया था इसने, बाबर ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उड़ीसा के शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव, इस प्रताप रुद्रदेव को हराकर तेलंगाना क्षेत्र को जीतते हैं कृष्णदेव राय द्वितीय। और दोस्तों इसी के टाइम पर पुर्तगालियों से इनकी मित्रता होती है, और इन्हीं के टाइम पर एक गवर्नर आता है अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर आता है और अल्बुकर्क एक पुर्तगाली गवर्नर बन भारत में आता है। और यह इस टाइम पर दोस्तों दो पुर्तगाली विजयनगर में आए यात्री बनकर, जिनमें से एक ये और था, बारबोस था, और एक डोमिगो बाइस था। दो थे, बारबोस था और डोमिगो बाइस था। और यह दोस्तों इनके टाइम पर एक अष्ट दिग्गज, इन्होंने एक मंडल की स्थापना की, जिसको अष्ट दिग्गज कहा। और इनके दरबार में यह अष्ट दिग्गज रहते थे, जिसमें से 8 विद्वान लोग रहते थे। और जिसमें से एक जो सबसे फेमस थे वो तेनालीराम थे। इनकी जो एक पुस्तक थी, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तेनालीराम के, पांडुरंग महात्म्य और पैदड़न और नदी तिम्न, ये 3 किताब प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं के टाइम पर एक और दोस्तों तेलुगु एक भाषा के पितामह कहे जाने वाले एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अलसी पेडन्ना। दोस्तों अलसी पेडन्ना भी एक ऐसे थे जिनको तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता था। भाषा का पितामह तेलुगु भाषा का पितामह दोस्तों अलसी पेडन्ना को कहा जाता है। और तेनालीराम ने प्रसिद्ध अपनी किताबें लिखी, पांडुरंग महात्म्य और पेदड़न और नदी तिम्न। दोस्तों अगला जो शासक आया था तुलुप वंश का, अगला जो शासक आया था वो अच्युत देव राय था, जिसने 1529 से 42 तक शासन किया। और इसी के टाइम पर नोनीज नाम का एक पुर्तगाली भारत में आता है, और इस अच्युत देव राय के टाइम पर ही। और दोस्तों जो तुलुप वंश का अगला जो शासक था वो सदाशिव राय था, जिसका शासन 1542 से लेकर 1570 तक रहता है। और यहाँ पर जो इसका एक सेना, इसके टाइम पर दोस्तों इसका ही जो छोटे सेनापति, जिसका जो दोस्तों पूरा जो शासन का बागडोर थी वो एक राम राय व्यक्ति था, उसके हाथ में इसके पूरे शासन की बागडोर थी। लेकिन यह वास्तविक वास्तविक जो राजा था, ये वास्तु राजा आप इसको कह नहीं सकते हो। इसकी जो उस शासन की जो भी प्रशासनिक आर्थिक जो भी राजनीति थी, जो भी शक्तियां थी, वो दोस्तों वास्तविक शक्तियां वो रामा राय के पास थी। और यह भी एक बुजुर्ग व्यक्ति था, 70 वर्ष का था। एक तरीके का साम्राज्यवादी इसको कह सकते हैं, साम्राज्य को विस्तार करने वाली सोच रखता था। और यह अपनी दोस्तों बुद्धि भी, थोड़ा दिमाग भी लगाता है। और ये जो विजयनगर का जो पतन का कारण जो बना था वो रामा राय के ही वजह से ही ये बना था।
क्योंकि दोस्तों रामा राय की जब बात हम करते हैं तो रामा राय ने क्या सोचा था कि इसने दोस्तों उस टाइम पर बहमनी साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य के 5 क्षेत्र ऐसे थे। 5 क्षेत्र में से अगर मैं बात करता हूँ तो पहला बीजापुर था और दूसरा गोलकोंडा, तीसरा बरार, बीदर और अहमदनगर। पहला दोस्तों बीजापुर था, गोलकोंडा था। अरे यार